हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के इस सेशन के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपके साथ में 14 सेशंस मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के ऊपर, और आपने उसको स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से आपने उसको लर्न किया, समझा। उसके बाद में हमने मिस्टेक्स के ऊपर बात करना शुरू किया कि हम किस प्रकार की मिस्टेक्स करते हैं, क्योंकि कोई भी जो बीमारी स्टार्ट होती है उसको दो फैक्टर्स होते हैं। एक तो होता है स्टार्टिंग फैक्टर और दूसरा होता है उसका मेंटेनेंस फैक्टर। स्टार्टिंग जिससे वो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है और मेंटेनेंस जिसकी वजह से वो समस्या बनी रहती है। सामान्यतः जो प्रॉब्लम है वो 6-8 महीने में पूरी तरह से नॉर्मल हो जाती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि मेरे को 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, लेकिन फिर भी मेरी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही, इसका मतलब कुछ ना कुछ मेंटेनेंस फैक्टर्स है। और वो मेंटेनेंस फैक्टर्स क्या है? हमारी मिस्टेक्स, जिसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम लगातार बनी रह रही है। तो दोस्तों, हम मिस्टेक्स के ऊपर बात कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको जनरलाइजेशन के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, माइंड रीडिंग के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, परमानेंट एनालिसिस है उसके बारे में अपन ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। दोस्तों, आज जो सेशन है इसके अंदर में एक और इंपॉर्टेंट जो एनालिसिस है, एक और इंपॉर्टेंट जो मिस्टेक है उसके बारे में बात करेंगे, जो हमारी लाइफ के साथ में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है और जिसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स के आंसर हैं। दोस्तों, मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इन सेशंस को बार बार देखें, और जब आप उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो साथ साथ में आप अपने सीबीटी के नोट्स भी बनाइए। मतलब जो आप सुन रहे हैं उसको समझिए और समझ के अपने नोट्स बनाइए, प्रिपेयर करिए। ये आपको बहुत अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी देगा। हर एक सेशन के बहुत अच्छे से नोट्स बनाइए, आपकी पूरी सीबीटी की एक बुक बन जाएगी। सीबीटी के आपके नोट्स बन जाएंगे, थेरेपेटिक नोट्स बन जाएंगे, जो कि आपकी प्रैक्टिस में भी बहुत ज़्यादा काम आएंगे। जब आप बार बार इन नोट्स के गो थ्रू होंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, आज का जो एनालिसिस है, आज की जो मिस्टेक है, वो है पर्सनल एनालिसिस। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो एनालिसिस है वो एनालिसिस ही हमारी मिस्टेक है। अगर हम गलत तरीके से एनालाइज कर रहे हैं, अगर रॉन्ग वे में एनालिसिस कर रहे हैं, तो वो हमारी मिस्टेक्स है, जिसकी वजह से हमारी सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है और वो प्रॉब्लम हमारी बनी रहती है, मेंटेन रहती है। अच्छा, पर्सनल एनालिसिस का मतलब क्या है? दोस्तों, अक्सर मेरे पास में जो पर्सन दिखाने आते हैं या मुझसे डिस्कस करते हैं, वो इस तरह के स्टेटमेंट यूज करते हैं कि मेरे ऑफिस वाले समझिएगा, ऑफिस वाले जानबूझकर मुझे परेशान करते हैं। मेरे ऑफिस वाले जानबूझकर मुझे परेशान करते हैं। मेरे फ्रेंड्स जानबूझकर मुझे इग्नोर करते हैं। सर, आपको नहीं पता सर, मेरे फ्रेंड्स है ना, वो बहुत तेज है सर, वो मुझे किनारा कर देते हैं सर, मुझे इग्नोर करते रहते हैं मुझे, और पता नहीं सर उनके दिमाग में कुछ ना कुछ मेरे लिए नेगेटिव चलता रहता है, और वो हर वक्त जानबूझ के मुझे कुछ ना कुछ परेशान करने का तरीका ढूंढते रहते हैं। जानबूझकर मुझे परेशान करने का तरीका ढूंढते रहते हैं। सर, मेरे जो फैमिली वाले हैं ना सर, मुझे परेशान करने में ही लगे रहते हैं, हर वक्त जानबूझकर मेरा दिमाग खराब करते रहते हैं। उनको इतना नहीं समझ में आता है कि यार मैं परेशान हूं तो मेरी परेशानी को समझे। बस सर, उनको तो बस मेरे पीछे ही लगना है, हाथ धो के मेरे पीछे लगे हुए हैं लोग, बस मुझे परेशान ही करते रहना है। उनको तो बस सर मौका चाहिए मुझे इरिटेट करने का, मुझे परेशान करने का। अक्सर इस तरह के स्टेटमेंट्स हम बोलते रहते हैं। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये जानबूझकर मतलब इंटेंशनल। जानबूझकर मतलब इंटेंशनल। ये जो स्टेटमेंट है ना इस तरह के कि
लोग जानबूझकर मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ नेगेटिव होते रहते हैं, जानबूझकर मुझे परेशान करते रहते हैं, मुझे इग्नोर करते रहते हैं, मेरे काम में टांग अड़ाते रहते हैं, मेरे काम को नहीं करने देते, मुझे पढ़ने नहीं देते। सर मेरा जो ब्रदर है ना, मेरे जो हस्बैंड है या मेरे जो फैमिली मेंबर्स है, वो मुझे जानबूझकर आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। वो खुश नहीं है मुझे आगे बढ़ते हुए देखकर। वो चाहते हैं कि बस कैसे करके हम इसको दबा दें। हम इस तरह के जो स्टेटमेंट्स ये बोलते रहते हैं, ये स्टेटमेंट जो है ना, ये पर्सनल एनालिसिस है। इसको दोस्तों पर्सनल एनालिसिस बोलते हैं। और ये जो पर्सनल एनालिसिस है, ये बड़ी गड़बड़ पैदा करता है। ये जो पर्सनल एनालिसिस है, ये बड़ी गड़बड़ पैदा करता है। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं, ये पर्सनल एनालिसिस है। इन पर्सनल एनालिसिस से बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बहुत सारे झगड़े होने लग जाते हैं जब हमारे दिमाग में रहता है कि ये जानबूझ के, मतलब ये कुछ ना कुछ इंटेंशनली मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो फिर हम उनसे बात भी नहीं करते, उनसे इंटरेक्ट भी नहीं करते। धीरे धीरे हम लोग उनसे दूरी बनाने लग जाते हैं, तो फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। फिर कम्युनिकेशन गैप क्रिएट होने की वजह से उनका जो बिहेवियर होता है, उन बिहेवियर को हमें फिर गैस करना पड़ता है कि इसके क्या मतलब है, इसके क्या मतलब है, इसके क्या मतलब है, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एग्जाम्पल वाइज समझिए कि हम जो पर्सनल एनालिसिस करते हैं, इससे कितनी बड़ी मिस्टेक होती है। अच्छा, पर्सनल एनालिसिस की जगह क्या होना चाहिए? पर्सनल एनालिसिस की जगह सिचुएशनल एनालिसिस होना चाहिए। ये जो पर्सनल एनालिसिस का जो टेक्निक है, वो हमें छोड़ना होता है। उसकी जगह सिचुएशनल एनालिसिस का जो सीबीटी का टेक्निक है, वो हमें डेवलप करना होता है। इसको एक एग्जाम्पल वाइज समझिएगा दोस्तों। जैसे मान लीजिए कोई भी इवेंट होता है, कोई भी इवेंट होता है। मान लीजिए कि आपने मुझे कॉल किया, आपने मुझे कॉल किया, अब यहां पर दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो यह है कि आपका कॉल अटेंड होगा, ये तो है एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड तो क्या है? आपका फोन अटेंड होगा, आपका कॉल। फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो ये है, मतलब जैसा हम चाह रहे हैं वैसा हो जाए, तब तो इस दुनिया में कोई दिक्कत नहीं है। अगर जीवन में एक्सपेक्टेड हो रहा है, जैसा आप चाह रहे हो वैसा आपके साथ में हो रहा है, एक्सपेक्टेड आपके लाइफ के अंदर हो रहा है, मतलब आप कहीं पे भी जा रहे हो, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, अगर इस तरह की फीलिंग आ रही है तो जिंदगी में कितना अच्छा लगता है। बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग होती है। मतलब आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अगर काम हो जाए तो अच्छी फीलिंग्स आती है। दूसरा अनएक्सपेक्टेड क्या है यहां पर? अनएक्सपेक्टेड का मतलब जैसी आपकी इच्छा है, जैसा आप चाह रहे हैं वैसा ना होना। और लाइफ में तो दोस्तों यही तो है कि चीजें हम जैसा चाह रहे होते हैं वैसे हमें नहीं मिलती, चीजें हमारे कंट्रोल के बाहर होती है बहुत सारी चीजें। तो जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट में हम कैसे कंफर्टेबल होते हैं, ये अगर किसी भी व्यक्ति ने सीख लिया ना दोस्तों, इसी को एक्चुअल में आर्ट ऑफ लाइफ बोलते हैं। जीवन जीने की सही कला यही है, जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट के साथ में क्या हो जाए, नॉर्मल हो जाए, कंफर्टेबल हो जाए, इजी हो जाए। अच्छा, यहां पर जो अनएक्सपेक्टेड है कि आपका फोन नहीं उठा, अच्छा, इस अनएक्सपेक्टेड में आप अपने आप को दो तरह के एक्सप्लेनेशंस देते हो। पहला एक्सप्लेनेशन तो आपका यह है कि जानबूझकर फोन नहीं उठा रहे या आपको इग्नोर कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपकी मुझसे बात होती है 2-3 दिनों बाद में और आप मुझसे कहते हो कि सर मैंने आपको कॉल किया था और आपने फ़ोन नहीं उठाया, और मान लो कि मैं आपको ये आंसर देता हूं कि अरे मैं जानबूझ कर नहीं उठाया,
मेरा मूड खराब था, मैंने जानबूझ के आपका फ़ोन नहीं उठाया, इग्नोर कर रहा था आपको। तो एक तो ये स्टेटमेंट मान लीजिए कि है। एक इसकी जगह अगर मैं आपको ये स्टेटमेंट देता हूं, अरे यार उस समय किसी इमरजेंसी कंडीशन के अंदर था, एक इमरजेंसी पेशेंट था जो आ गया था क्लिनिक पे और मैं उसको ट्रीट कर रहा था, उसको ट्रीटमेंट दे रहा था, जिसकी वजह से मैं आपका फ़ोन नहीं उठा पाया, कोई इमरजेंसी सिचुएशन की वजह से। ड्यू टू सम इमरजेंसी सिचुएशन मैं आपका फोन पिक नहीं कर पाया, इसलिए आपका कॉल है वो अटेंड नहीं हो पाया। एक तो मैं आपको ये एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं दोस्तों, ये वाला जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये पर्सनल एक्सप्लेनेशन है। और आप मुझे बता सकते हैं आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस स्टेटमेंट के अंदर होगा? अगर मैं आपको ये स्टेटमेंट बोलूंगा ना कि जानबूझ के मैं आपको इग्नोर कर रहा था, मुझे बात ही नहीं करनी थी आपसे, इसलिए फोन नहीं उठाया, तो आपको बहुत ज्यादा बुरा लगेगा, बहुत ज्यादा खराब फील होगा। दोस्तों जो पर्सनल एनालिसिस होते हैं ना, वो हमें बहुत ज़्यादा खराब फील करवाते हैं, बहुत बुरा महसूस करवाते हैं। और उसकी जगह अगर मान लीजिए कि मैं ये स्टेटमेंट आपको देता है कि अरे वो कुछ इमरजेंसी सिचुएशन हो गई थी जिसकी वजह से मैं आपको फ़ोन पिक नहीं कर पाया, तो ये वाला जो है वो आपको इतना बुरा फील नहीं करवाएगा कि ओके डॉक्टर तो फ़ोन उठाना चाह रहे थे, डॉक्टर तो मुझसे बातचीत करना चाह रहे थे, बट उस समय हालात ऐसे हो गए थे, सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो गई थी जिसमें डॉक्टर चाहकर भी मेरा फ़ोन नहीं उठा पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कुछ इमरजेंसी आ गई थी, उस इमरजेंसी के अकॉर्डिंग डॉक्टर को बिहेव करना जरूरी था, मरीज को डॉक्टर की जरूरत थी, इसलिए डॉक्टर ने मरीज को ट्रीट किया और मेरा फ़ोन नहीं उठा पाए। ये है कि यहाँ पर डॉक्टर उठाना तो चाह रहा है लेकिन हालातों की वजह से ऐसा नहीं कर पा रहा। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये है सिचुएशनल एक्सप्लेनेशन। ये एक्सप्लेनेशन आपको बुरा फील नहीं करवाएगा। ये जो एक्सप्लेनेशन है ये हमें खराब महसूस नहीं करवाता, बुरा महसूस नहीं करवाता। तो यहां पर दो तरह के एक्सप्लेनेशन है दोस्तों हमारे। एक तो ये है पर्सनल एक्सप्लेनेशन, पर्सनल एक्सप्लेनेशन जिसमें हम ये बोलते हैं कि नहीं ये तो जानबूझ के ऐसा कर रहा है, ये चीज हमें बहुत खराब महसूस करवाती है, बहुत ज्यादा खराब महसूस करवाती है। लेकिन उसकी जगह अगर हम सिचुएशनल एक्सप्लेनेशन देते हैं, हमारे लाइफ में कुछ भी अनएक्सपेक्टेड होता है दोस्तों, हमारे परिवार वाले, हमारे साथ वाले, हमारे ऑफिस वाले, हमारे जितने भी कलीग्स हैं, वो दो तरह का ही बिहेवियर शो करते हैं। एक तो आप जैसा चाह रहे हो वैसा एक्सपेक्टेड शो करते हैं, एक आप जैसा नहीं चाह रहे होते वैसा बिहेवियर भी शो करते हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड होता है। उस अनएक्सपेक्टेड के अंदर हम कैसे अपने आप को कंफर्टेबल कर लेते हैं, कैसे हम अपने आप को ईजी कर लेते हैं, यही एक्चुअल में जीवन जीने की कला है। जैसे मान लीजिए कि आप बाजार में गए और बाजार से आपने एक कपड़ा खरीदा, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए कुछ अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे और आपने पूरा दिन लगाया। अब आप क्या चाह रहे हो? आप ये चाह रहे हो कि मैं जैसे घर पे जाऊं, मैं मेरे फैमिली मेंबर्स को वो कपड़े दिखाऊं, तो फैमिली मेंबर्स जो मैंने पूरे दिन मार्केट के अंदर जो मेरी एनर्जी खपाई है, जो मैंने पूरी अपनी एनर्जी मार्केट के अंदर खपाई है, उस एनर्जी का मुझे रिवॉर्ड मिले। वो रिवॉर्ड किस फॉर्म में मिले कि मैं जैसे उनको जाके कपड़ों के बारे में बताऊं, कपड़े दिखाऊं, तो वो मेरी उसके लिए तारीफ करे कि वाओ यार आपने कितने अच्छे कपड़े खरीदे हैं, पूरे दिन कितनी अच्छी एनर्जी आपने इसमें लगाई है और सारी एनर्जी लगा के आप ये सारे कपड़े खरीद के लाए। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। अब मान लीजिए कि आप जैसे ही घर पे गए, आपके घर वाले भी किसी चीज़ को लेकर परेशान चल रहे हैं, हमें नहीं पता ना क्योंकि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। हम तो उनको बोलते हैं कि देखो मैं आपके लिए लेके आया, और वो वहीं सीधा क्रिटिसाइज कर देते हैं कि नहीं ये तो अच्छा नहीं लाए, ये तो खराब है, ये जच नहीं रहा, आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं है। अब वहाँ पर अगर आप ये सोच लो कि जानबूझकर ये जो मेरी खरीदने की जो कैपेसिटी है, मेरे जो खरीदने की आर्ट है, ये उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जानबूझ के मेरे कॉन्फिडेंस को ब्रेक करना चाहते हैं, इसलिए ये ऐसा बोल रहे हैं, तो ये चीज़ आपको बहुत खराब महसूस करवाएगी, बहुत ही गलत महसूस करवाएगी। ये आपके डिप्रेशन को और बढ़ाएगी, आपकी एंजाइटी को और बढ़ाएगी, आपके पैनिक को और बढ़ाएगी, आपके ओसीडी को और बढ़ाएगी। तो हम इस तरह के पर्सनल एक्सप्लेनेशंस ना देवें, हम सिचुएशनल एक्सप्लेनेशन देवें कि ओके इनकी लर्निंग ऐसी हो रखी है भाई, कि किसी के एफर्ट्स को किस तरह से प्रेज करना है, ये
हालातों के कारण इन्होंने ऐसा सीखा है, जबकि ये जानबूझ के ऐसा नहीं चाह रहे कि ये मेरे कॉन्फिडेंस को डाउन करना चाह रहे, ये सिर्फ अपने हिसाब से अपनी बात रख रहे हैं। तो ये जो हम सिचुएशनल एक्सप्लेनेशन कहते हैं, ये हमें थोड़ा अच्छा फील करवाता है, हम वापस से अपने काम में लग जाते हैं, दिमाग में हमारे चीजें रुकती नहीं है, हम इजी फील करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल के वाइज मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसको भी समझिए। इस एग्जाम्पल को और समझिए जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा दोस्तों। ये रिसेंट एग्जाम्पल है कि कैसे देखो पर्सनल थिंकिंग जो है, जो इंटेंशनल थिंकिंग है, वो हमारा दिमाग खराब कर देती है। मतलब हमें थॉट से बाहर ही नहीं निकलने देती, ओवर थिंकिंग का फॉर्मेशन कर देती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि एक महिला है जिनकी शादी हो रखी है, वो 2 सिस्टर हैं, एक छोटी है एक बड़ी है। तो ये जो महिला है, इनके फादर को कोई कार्डियक प्रॉब्लम हुई थी। फादर को कार्डियक प्रॉब्लम हुई। अच्छा, जब कार्डियक प्रॉब्लम हुई तो इनकी जो छोटी वाली सिस्टर है, अपने फादर को हॉस्पिटल लेके गई। जो छोटी वाली सिस्टर है वो अपने फादर को कहां लेके गई? हॉस्पिटल लेके गई। अच्छा, हॉस्पिटल में जाने के बाद में, रियल एग्जांपल दोस्तों शेयर कर रहा हूं आपके साथ में, हॉस्पिटल लेके गई और हॉस्पिटल ले जाने के बाद में जो बड़ी वाली सिस्टर है उसको इन्फॉर्म किया गया। बड़ी वाली सिस्टर को इन्फॉर्म किया गया। अब बड़ी वाली सिस्टर भी कहां पहुंची? हॉस्पिटल पहुंची। अच्छा, अब बड़ी वाली सिस्टर के दिमाग में क्या चल रहा है कि मैं बड़ी हूं, तो पापा से रिलेटेड जो भी केयर है वो मुझे करनी है, पापा से रिलेटेड जो भी डिसीजंस लेने हैं वो मुझे लेने हैं। तो डॉक्टर भी मुझसे आके बात करेगा, पापा की प्रॉब्लम के बारे में डॉक्टर मुझसे बात करेगा। इनका एक्सपेक्टेशन क्या था? जो बड़ी वाली सिस्टर है, इनका एक्सपेक्टेड जो एक्सपेक्टेड था वो तो ये था कि मैं बड़ी हूं तो पापा से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट है उसके बारे में डॉक्टर मुझसे बात करेंगे और उनसे रिलेटेड जो डिसीजंस है वो मैं ही लूंगी। मैं बड़ी हूं तो डॉक्टर मुझसे बात करेंगे और ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो भी डिसीजंस है वो कौन लेगा? वो मैं लूंगा। ये तो है एक्सपेक्टेड। अब जिंदगी में दोस्तों एक्सपेक्टेड होते नहीं है ना जीवन इसी का नाम है कि एक्सपेक्टेड ना होना। अब यहां पर अनएक्सपेक्टेड क्या था? अनएक्सपेक्टेड ये था कि डॉक्टर ने छोटी वाली सिस्टर से बात की, उनसे बात नहीं की। बड़ी वाली सिस्टर से बात नहीं की। ऐसा होता है ना दोस्तों, हम किसी महफिल में होते हैं, किसी महफिल में हम डिस्कशन कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, कई बार हमारी बात को सुना अनसुना कर दिया जाता है। हम चाह रहे होते हैं कि सब लोग मेरी बात को सुने, मेरी बात को गौर करें, लेकिन हमारी बात को अक्सर सुना अनसुना कर दिया जाता है, जो गौर नहीं किया जाता, तो उसकी वजह से हमें खराब फील होता है। लेकिन अगर आपने वहाँ पर अपना कॉन्शियस सही एक्सप्लेनेशन अगर नहीं दिया ना, तो मामला सारा बिगड़ जाएगा।
अगर आपने सही कॉन्शियस एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो सारा मामला बिगड़ जाता है। लेकिन अगर आपने सही कॉन्शियस एक्सप्लेनेशन दे दिया ना, आपको बहुत अच्छा फील होता है, आपको खराब फील नहीं होता। जैसा कि यहाँ पे देखिए, इन्होंने अपने आप को क्या एक्सप्लेन किया, इन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दिया अपने आप को कि डॉक्टर ने तो मेरी इंसल्ट कर दी, डॉक्टर ने पूरे फैमिली मेंबर्स के सामने मेरी इंसल्ट कर दी। उनको मुझसे बात करना चाहिए था ना, छोटी वाली सिस्टर से बात क्यों किया? क्योंकि मैं बड़ी हूं, फादर से रिलेटेड डिसीजंस मुझे लेने हैं, तो उनको मुझसे बात करनी चाहिए थी। वो छोटी वाली सिस्टर से क्यों बात कर रहे हैं? उन्होंने सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दी, उन्होंने जानबूझ के मेरा इंसल्ट किया और उसके कारण उनको बहुत खराब सा फील होने लग गया। ये थॉट उनके दिमाग में अटक गया। ट्रीटमेंट तो फादर का करवाना था, लेकिन यहाँ पर वो उनके खुद के दिमाग में ये थॉट अटक गया और वो वहां पर रुक गए, बहुत ज्यादा परेशान होने लग गए वहां पर। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये एक्सप्लेनेशन, ये है दोस्तों पर्सनल एक्सप्लेनेशन। ये जो एक्सप्लेनेशन है ये कौन सा है? ये है पर्सनल एक्सप्लेनेशन। और इस पर्सनल एक्सप्लेनेशन के कारण ये मामला बहुत ज्यादा गड़बड़ होता है, बहुत ज्यादा कबाड़ा होता है यहां पर। जबकि यहां पर सिचुएशनल एक्सप्लेनेशन ये भी हो सकता था कि डॉक्टर को ये पता ही ना हो कि आप जो हैं, जो पर्सन एडमिट है, जो पेशेंट एडमिट है, उसकी बड़ी बेटी है, ये पता ही ना हो डॉक्टर को। क्योंकि डॉक्टर से बात किसने की थी? छोटी वाली सिस्टर ने बात की थी। तो जब छोटी वाली सिस्टर ने बात की तो डॉक्टर को यही तो पता होगा ना, जो उससे पास में आएगा, जो पेशेंट को उसके पास में लेके आएगा, जो पेशेंट के बारे में उससे डिस्कशन करेगा, डॉक्टर को उसी के बारे में तो पता होगा ना। वो कैसे एज्यूम कर लेगा कि आप बड़ी वाली सिस्टर है ना? होंगे आप, कोई और फैमिली मेंबर्स होंगे या कोई साथ के होंगे, फ्रेंड्स होंगे, तो डॉक्टर आपसे डिस्कस क्यों करेगा? डॉक्टर तो उसी से डिस्कस करेगा ना जो पेशेंट को उसके पास में लेके आ रहा है। तो डॉक्टर ये कंसीडर कर रहा हो कि भाई जो छोटी वाली सिस्टर है वही मेन फैमिली मेंबर है, जो पेशेंट का केयर कर रही है, जो पेशेंट का ट्रीटमेंट दे रही है। इसलिए डॉक्टर ने सारा का सारा जो डिस्कशन है वो किसके साथ में किया? छोटी वाली सिस्टर के साथ में किया। इसलिए डॉक्टर ने सारा का सारा डिस्कशन किसके साथ में किया? छोटी वाली सिस्टर के साथ में सारा का सारा डिस्कशन किया। डॉक्टर का आपके साथ में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना तो पास्ट का ना प्रेजेंट का, किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट बिल्कुल नहीं है। ऐसा डिस्प्यूट, जब डिस्प्यूट नहीं है तो डॉक्टर जानबूझ के ऐसा क्यों करेगा भाई? उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है इस थॉट का। बस यहां पर ये एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है, एक सिचुएशनल एक्सप्लेनेशन है कि ऐसी सिचुएशन बनी है कि डॉक्टर को ये पता है कि जो छोटी वाली है ना वही मेन फैमिली मेंबर है, इस कारण डॉक्टर उनके साथ में डिस्कस कर रहा है, ना कि जानबूझ के डॉक्टर आपको इंसल्टेड फील करवाना चाहता है, इसलिए डॉक्टर ऐसा कर रहा है। डॉक्टर ने छोटी वाले से डिस्कशन क्या किया, इसके पीछे का जो कारण है, अगर आप यहां पर एक पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे दोगे ना, दिमाग पूरा खराब हो जाएगा, मामला पूरा बिगड़ जाएगा। तो यहां पर इस पर्सनल एक्सप्लेनेशन की बजाय क्या दिया जाता है? एक सिचुएशनल एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। अच्छा, जब उनको यह बताया गया कि हाँ, कि एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई जिसकी वजह से ऐसा हुआ, तो उनका दिमाग एकदम हल्का हो गया। मतलब जो 4-5 दिनों से लगातार दिमाग भारी बना हुआ था, जब मैंने उनको ये एक्सप्लेन किया, उनको जब ये समझ में आया, तो हाँ यार सर आपकी बात एकदम सही है कि डॉक्टर को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं उनकी बेटी हूँ, क्योंकि छोटी वाली पहले लेके गई थी, इसलिए उनको ये पता था कि हाँ ये उनकी बेटी है, इसलिए उन्होंने सारा डिस्कशन उनके साथ में किया। ओके, तो इस सिचुएशन की वजह से ऐसा हुआ जी। तो यहां पर हमारे साथ में जितने भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट होते हैं ना दोस्तों, उन अनएक्सपेक्टेड इवेंट में हमें पर्सनल की बजाय सिचुएशनल एक्सप्लेनेशन अपने आप को देने होते हैं। यही सिचुएशनल एक्सप्लेनेशन हमें चीज़ों से फ्री करते हैं, हमें चीज़ों से मुक्त करवाते हैं, हमें आनंद महसूस करवाते हैं, हमें अच्छा महसूस करवाते हैं। एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, इसको और अच्छे समझिए। देखिए दोस्तों, जब लड़का लड़की की शादी होती है, शादी तो लड़का लड़की की होती है, लड़के लड़के की थोड़ी होती है, पर आजकल होने लग गई लड़का लड़की की शादी हुई। अब दोस्तों ये जो शादी है, ये जो शादी हुई, इस शादी में हम सबको पता है कि 2 से 3 साल लग जाते हैं एडजस्ट होने में, एक दूसरे को समझने में। हालांकि वो तो पूरा जीवन भर लगता है, लेकिन जो मेजर अंडरस्टैंडिंग है, मेजर जो एडजस्टमेंट है,
वो 2-3 सालों के अंदर बहुत अच्छे से हो जाते हैं। तो 2-3 सालों के अंदर ये प्रोबेबिलिटी रहती है कि उनके बीच में क्या हो, बहुत सारे झगड़े हो। तो यहां पर शादी के बाद में 2 ही चीजें हैं, एक तो है एक्सपेक्टेड तो ये है कि उनका रिश्ता बहुत बढ़िया चले, कोई झगड़ा ना हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। पर शादी में ये पॉसिबल थोड़ी है दोस्तों क्योंकि शादी 2 डिफरेंट पर्सनालिटी वाले लोगों की हो रही है, दोनों का सोचने का तरीका डिफरेंट, दोनों के बिलीफ डिफरेंट, तो ऑब्वियस से उनके बीच में किसी न किसी तरह के क्या होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। तो यहां पर अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन ये ज्यादा होता है अनएक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड नहीं होता। जो अनएक्सपेक्टेड क्या है कि लड़का लड़की के बीच में झगड़े होना, लड़का लड़की के बीच में झगड़े होना, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होना, जो कि एक सामान्य सी बात है, होते ही होते हैं। क्योंकि 2 अलग अलग पर्सनालिटी है, डिफरेंट पर्सनालिटी है, डिफरेंट सोचने समझने का तरीका है, तो एडजस्ट होने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि बस शादी हो गई तो अब बस सब कुछ अपना हो जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो झगड़ा होता है। तो यहां पे अगर ये एक्सप्लेनेशन आता है, अगर यहां पर ये पर्सनल एक्सप्लेनेशन आता है, पर्सनल अगर एनालिसिस होता है कि झगड़े क्यों हो रहे हैं, झगड़े के पीछे का कारण लड़का खराब है, इस कारण क्या हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। लड़का खराब है, इस कारण झगड़े हो रहे हैं। मतलब झगड़ों के लिए लड़के को पर्सनली ब्लेम किया जा रहा है। अब कोई भी इंसान ब्लेम सुनना पसंद करेगा क्या, ब्लेमिंग कोई पसंद करेगा क्या? अगर आप किसी को कहते हो तुम खराब हो, तुम अपना बिहेवियर चेंज करो, वो अपना बिहेवियर चेंज कर लेगा क्या? नहीं करेगा। उल्टा वो आपसे अब दूरी बना लेगा, उल्टा वो आपसे अब कटने लग जाएगा। तो अगर लड़के को ये बोलते हो कि तुम्हारा बिहेवियर खराब है, इस कारण तुम्हारे ये झगड़े हो रहे हैं, तो तुम अपने आप में सुधार करो। कोई भी व्यक्ति जब उसको कोई कहता है तो अपने आप को सुधार करने के लिए तैयार नहीं होता। सुधार किसी को आप जब बोलते हो ना तुम खराब हो, उसको ऐसा फील होता है जैसे उसको जबरदस्ती घसीटा जा रहा है किसी चीज के अंदर। वो अपने अंदर चेंज नहीं लाता, उल्टा वो फिर आपसे दूरी बनाना शुरू कर देता है। जब आप बार बार किसी को ब्लेम करते हो, जैसे हस्बैंड वाइफ में अगर ब्लेमिंग लगातार चलती रहती है कि तुम खराब हो, तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, तुम्हारी वजह से मेरा जीवन बर्बाद हो गया, तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है, तुम ही हो कल्प्रिट जिसकी वजह से मेरी लाइफ पूरी बर्बाद हो गई है। ये जब हम स्टेटमेंट्स यूज करते हैं ना, जिसमें हम किसी को पर्सनली ब्लेम कर रहे होते हैं, तो वो अपने अंदर चेंज तो नहीं लाता, चेंज ये हो जाता है कि वो आपसे दूर होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान अपने आप को क्रिटिसाइज करना स्वीकार नहीं करता। आप किसी को भी क्रिटिसाइज करते हो, वो ये एक्सेप्ट ही नहीं करता, उसको लगता है मैं नॉर्मल हूं, क्योंकि उसको कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही। जब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही तो ही इज कंसिडरिंग हिमसेल्फ एज नॉर्मल, वो अपने आप को पूरी तरह से नॉर्मल कंसिडर करता है। तो अगर आप किसी को भी ब्लेम करते हो, ये ब्लेमिंग गलत चीज है। अगर आप ब्लेम करोगे तो रिलेशनशिप में अगर हम कहीं पर भी ब्लेम करते हैं तो उससे मामला बिगड़ता है और ज्यादा दूरियां बढ़ती है। अब यहां पर मान लो कि ये बोल दिया जाए कि लड़की खराब है, लड़की खराब है इसलिए झगड़े हो रहे हैं। यहां पर भी ये क्या है, पर्सनल ब्लेमिंग है। अब आप लड़की को अगर ऐसा बोलोगे, लड़की तो वही है कि भाई मैंने तो मेरे जीवन में जैसा सीखा उसी के अनुसार ही बिहेव कर रहा हूं, मैंने कौन सी गलती कर दी, मैं अपनी जगह एकदम सही हूं। ये बात सही है, हर इंसान अपनी अपनी जगह पे सही होता है। क्यों? क्योंकि जो जैसा उसने सीखा हुआ होता है उसे सीखे हुए के अनुसार बिहेव कर रहा होता है। इंटेंशनली पर्सनली कोई भी ऐसा बिहेव नहीं करना चाह रहा होता, लेकिन जो सीखा हुआ होता है उसी सीखे हुए के आधार पर वो क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। तो अगर आपने लड़की को ऐसा बोल दिया कि तुम खराब हो जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो लड़की भी धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, कटने लग जाएगी। वो ना तो लड़के से इंगेज हो पाएगी, ना फैमिली मेंबर से इंगेज हो पाएगी। अब इसकी जगह अगर मान लो ये बोल दिया जाए कि जो परिवार वाले हैं, जो लड़का लड़की के जो परिवार वाले हैं वो खराब है जिसकी वजह से झगड़े हो रहे हैं, तो फिर परिवार वाले हैं वो लड़का लड़की से इंटरेक्ट करना कम कर देते हैं कि भाई मैं खराब हूं, चलो ठीक है मैं अलग हो जाता हूं। तो फिर जब 2 लोग अलग हो जाते हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा, उनके बीच में बातचीत ही नहीं हो रही, तो फिर रिश्ता कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकता। अगर आप लगातार ब्लेम करते रहते हो, पर्सनल अगर आप चीजों को लेते रहते हो, आपने सुना होगा ना अक्सर ऐसी बात बोलते हैं, अरे भाई पर्सनली मत ले, मैं जानबूझ के ऐसा नहीं कहना चाह रहा। और ये बात सही भी है, लोग जानबूझ के ऐसा नहीं करना चाह रहे होते, हो जाते हैं, हालात ऐसे हो जाते हैं कि मजबूरीवश ऐसा हो जाता है, कोई भी ऐसा नहीं करना चाहता। तो यहां पर
परिवार वाले खराब हैं, तो इसकी वजह से भी क्या होगा, फिर झगड़ा ही होगा, ऑब्वियस से झगड़ा ही होगा। ठीक है, तो ये तीनों ही जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये क्या है, पर्सनल एक्सप्लेनेशन है। और पर्सनल जो ब्लेमिंग चलती है, फिर रिश्ता नॉर्मल नहीं हो सकता, रिश्ता और ज्यादा उलझता है और फाइनली डाइवोर्स वाली स्थिति आ जाती है। लेकिन इसकी जगह दूसरा पार्ट भी है। यहां पर दूसरा पार्ट क्या है कि भाई दो अलग अलग लोग हैं, उन्होंने अलग अलग एनवायरमेंट में बिहेव करना सीखा है। दो अलग अलग लोग हैं, उन्होंने अलग अलग एनवायरमेंट में बिहेव करना सीखा है, और वो जो बिहेव करना सीखा है वो बहुत लंबे टाइम से सीखा है, क्योंकि कोई भी चीज सीखने में समय लगता है। अभी इनकी शादी हुई है, अचानक इनका एनवायरमेंट चेंज हुआ है, तो एनवायरमेंट जब चेंज हुआ है तो ये एक नया एनवायरमेंट है जिसमें इनकी लर्निंग नहीं हो रखी। दोनों की आपस में किस तरह से बिहेव करना है, इसकी लर्निंग नहीं हो रखी। इस लर्निंग में टाइम लगेगा। अभी जो वो एक्ट और रिएक्ट कर रहे हैं, वो उनकी जो पास्ट लर्निंग है उसके आधार पर रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी ऐसा ही करते हैं। तो पास्ट में कुछ हालात ऐसे रहे होंगे जिसमें इन्होंने ये सोचने समझने का एक तरीका डेवलप किया, और उसी तरीके के आधार पर ये एक्ट कर रहे हैं, उसी तरीके के आधार पर ये रिएक्ट कर रहे हैं किसी भी बात पर। तो हालातों की वजह से ऐसा हो रहा है, ना कि पर्सनली इंटेंशनली ये ऐसा चाह रहे हैं ऐसा करना। तो यहां पर हमने जब इसको सिचुएशनली एक्सप्लेन किया कि सिचुएशंस आर रेस्पॉन्सिबल, नॉट ए पर्सन इज रेस्पॉन्सिबल। जब पर्सन रेस्पॉन्सिबल नहीं है तो पर्सन से तो हम आराम से बात कर सकते हैं ना। जब हालात रेस्पॉन्सिबल है, सिचुएशन रेस्पॉन्सिबल नहीं है, तो हम फिर, जब पर्सन रेस्पॉन्सिबल नहीं है, सिचुएशंस आर रेस्पॉन्सिबल, तो पर्सन से तो आपस में क्या किया जा सकता है, बात किया जा सकता है ना, कम्युनिकेट किया जा सकता है। तो जब आप पर्सन से कम्युनिकेट करोगे, उससे बातचीत करोगे, तो रिश्ता क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, बेहतर फील करने लग जाओगे, अच्छा फील करने लग जाओगे। और 2-3 साल तक अगर वो अपने आप को ये बोलते रहते हैं अच्छा हालातों की वजह से ऐसा हो रहा है, बाकी तो सब कुछ ठीक है, तो उनका कम्युनिकेशन जो है वो बंद नहीं होगा। जब कम्युनिकेशन बंद नहीं होता तो दो लोग एक दूसरे को जानना शुरू कर देते हैं, दो लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं, और जब वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जान लेते हैं, तो फिर उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो एक तो ये है सिचुएशनल एक्सप्लेनेशन, इस चीज को डील करने का तरीका। एक और तरीका है, जैसा कि घर में अक्सर ऐसा कह दिया जाता है कि भाई वास्तु का दोष है जिसकी वजह से झगड़े हो रहे हैं। देखिए ये वास्तु, शनि का दोष है ना, एस्ट्रोलॉजी, ये जितने भी तरीके जो बता दिए जाते हैं, ये एक प्रकार की साइकोलॉजिकल वे है, अपने कॉन्शियस को डाइवर्ट करने का वे है। जब आपकी कॉन्शियस डाइवर्ट होती है तो आप इजी फील करते हो, कंफर्टेबल फील करते हो। जैसे मान लीजिए कि लड़का लड़की के बीच में झगड़े हो रहे हैं, तो घर वालों ने क्या है कि किसी संत से पूछ लिया, किसी ज्योतिषाचार्य से पूछ लिया, तो उसने कह दिया कि भाई आपके घर में वास्तु का दोष है, शनि का दोष है, राहु का दोष है, या फिर आपके ग्रह नक्षत्र का दोष है, जिसके कारण झगड़े हो रहे हैं। ड्यू टू सम सिचुएशंस, हालातों की वजह से झगड़े हो रहे हैं, पर्सन आपका एकदम बढ़िया है। तो क्या होगा कि जितने भी उनके बीच में झगड़े हो गए ना, झगड़ों के अंदर यही कंसीडर किया जाएगा कि वो जो ग्रह नक्षत्र के दोष चल रहे ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम है, मतलब सिचुएशंस की वजह से प्रॉब्लम है। लड़के के अंदर या लड़की के अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है। जब लड़के और लड़की के अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है तो वो आपस में क्या करते रहेंगे, कम्युनिकेट करते रहेंगे। जब वो आपस में कम्युनिकेट करते रहेंगे तो झगड़े होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, उनका प्यार बढ़ेगा, उनकी बॉन्डिंग बढ़ेगी, उनकी मेलोडी बढ़ेगी। तो ये जितने भी तरीके हम बता देते हैं ना कि इसका दोष, वो दोष, ये दोष, वो, ये सारे क्या है, सिचुएशनल एक्सप्लेनेशन है, एक्सटर्नल एक्सप्लेनेशन है। ये जो एक्सटर्नल एक्सप्लेनेशन है, ये हमारी जो प्रॉब्लम है, हमारा जो खराब फील करना है, उस खराब फील को कम कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप सड़क पे चलते हैं, तो वहां पर अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर मान लीजिए कि कोई आपके पास से निकल रहा है, वहां पर एक पानी का गड्ढा और वो सीधा वहां से गाड़ी निकालता है, और जैसे ही वो गाड़ी जैसे निकालता है वहां पर कीचड़ उछलता है और वो कीचड़ आपके मुंह पे आ जाता है। तो जैसे ही मुंह पे आता है तो वो गाड़ी वाला, आप उस गाड़ी वालों को रोकते हो और वो कहता है कि हाँ मैंने जानबूझ के किया, बोल क्या कर लेगा। ये चीज हमें बहुत ज्यादा खराब फील करवाती है। लेकिन जैसे ही वो उतर के बोले कि सॉरी सर, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ से चल रहे हैं, और मुझे गड्ढे का भी नहीं पता था, मैं तो सीधा गाड़ी चला रहा था, मुझे पता नहीं था, मतलब मेरा इंटेंशन नहीं था, मुझे पता नहीं था, पता ना हो पाने की वजह से गाड़ी सीधी निकल गई और पानी उछल गया और वो आपके मुंह पे आ गया। तो ड्यू टू सम सिचुएशंस पानी आपके मुंह पे आया, मैं जानबूझ के पानी आपके मुंह पे नहीं डालना चाह रहा था, कीचड़ आपके मुंह पे नहीं डालना चाह रहा था। तो ये चीज हमें क्या फील करवाएगी, अच्छा फील करवा देगी, ठीक है, मतलब खराब तो फील हो रहा है, लेकिन ये खराब फीलिंग हमारे दिमाग के अंदर रुकेगी नहीं, जो थॉट है वो हमारे दिमाग में रुकेगा नहीं। तो हमारे आसपास कोई भी
नेगेटिव इवेंट होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है किसी भी बिहेवियर से रिलेटेड, अगर दोस्तों आप उसको पर्सनली एक्सप्लेन करते जाओगे ना, तो पर्सनल एक्सप्लेनेशन दिमाग में रुकेगा, ओवर थिंकिंग करेगा ही करेगा। तो उसको हम क्या एक्सप्लेन करें, सिचुएशनल एक्सप्लेनेशन की एक हैबिट डेवलप करें, आदत डेवलप करें। जितना ज़्यादा आप सिचुएशनली एक्सप्लेन करोगे उतना ज़्यादा आप ईजी फील करोगे, उतना ज़्यादा आप अच्छा फील करोगे। और जितना पर्सनल फील करोगे, जैसे कि अक्सर लोग मुझसे बात करते हैं, वो कहते हैं कि सर मेरे दिमाग में ना घर वालों से रिलेटेड ये थॉट चलते ही रहते हैं, और मुझे पता है सर वो जानबूझ के कुछ ना कुछ मेरे दिमाग को खराब करने में लगे ही रहते हैं। अच्छा, अगर आपका ये थॉट प्रोसेस है और ये जो लगा रह रहा है, इसके कारण आपके दिमाग में केमिकल इम्बैलेंसिंग हो रही है, और उस इम्बैलेंसिंग की वजह से आपको एंजाइटी रही है, आपका डिप्रेशन रह रहा है, आपका पैनिक रह रहा है, तो आप चाहे दुनिया की कोई सी भी दवा यूज कर लो, आप कोई मेडिटेशन कर लो, कोई योगा कर लो, आपके केमिकल इम्बैलेंसिंग तो ठीक हो जाएगा। लेकिन जब तक आपने ये थॉट प्रोसेस ठीक नहीं किया ना, ये जो पर्सनल एक्सप्लेनेशन का तरीका आपने नहीं बदला ना, मैं कह रहा हूँ आपकी प्रॉब्लम कभी भी ठीक नहीं हो सकती। आप उसी प्रॉब्लम में चलते रहेंगे। सर ऐसा कैसे चेंज कर लें? भाई चेंज तो करना ही पड़ेगा, बदलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, बिना बदले कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि हम ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये लोगों के लिए नहीं है। अगर आप ये कह रहे हो कि मैं चाहता हूं कि सर मेरे दिमाग में कोई भी इवेंट ना चले, तो फिर आपको सिचुएशनल एक्सप्लेनेशन की आदत बनानी ही पड़ेगी, तभी वो चीज़ आपके दिमाग से निकलेगी। वो चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं चलेगी और आप इजी फील करोगे, कंफर्टेबल फील करोगे। तो दोस्तों इसको अपनी आदत बनाइए। नेक्स्ट सेशन के अंदर में आपको इसी से रिलेटेड एक और पार्ट है, जिसमें जो हमारी जो गिल्ट है कि हम गिल्ट को कैसे रिजॉल्व करना सीखें, उसके ऊपर पूरे एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसको बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेगा। दोस्तों जितने भी सेशंस हैं उनको बहुत अच्छे से देखिए, उनके साथ ही साथ नोट्स बनाइए। जितना बेहतर नोट्स बनाओगे उतनी बेहतर आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, जितना बेहतर समझोगे उतना अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर पाओगे। तो दोस्तों नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।